गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है। मैं पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत। पिछले वीडियो में हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा, हाई कोर्ट के बारे में पढ़ा। आर्टिकल 32 का संबंधित है योगी भाग 3। जैसे आर्टिकल 32 इतना सा लिखने के लिए आया, 3 नंबर में क्वेश्चन आया। भाग 3 मौलिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, 5 प्रकार के रिट जारी करता है। ऐसे 226 हेमलता हो गए पेपर आपके? एक ही बच्चा कब है सर, इसकी डेट भी आई है। अच्छा हाँ, आप बताओ 226। दिनेश कुमार, आर्टिकल 226 कुछ रिट जारी करने हाँ? कुछ रिट जारी करने की अधिकारिता, लेकिन किसको, कौन जारी करता है? उच्च न्यायालय है ना, हाई कोर्ट। तो फिर अलग अलग पूछना क्यों? बोलते थे उच्च न्यायालय की कुछ परिस्थितियों में रिट जारी करने की अधिकारिता है ना। और इसमें वो मौलिक अधिकारों से भिन्न भी इसमें शामिल है, लिखवाए में मैंने। मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य भी इसमें शामिल है। हमने लोक अदालत पढ़ी। लोक अदालत 1985 में शुरुआत की थी और कारण क्या था उसका? हाई कोर्ट में मामलों की अधिकता और खर्चीली व्यवस्था। तो इसलिए आपसे सामंजस्य से स्थानीय स्तर पर ही विवादों का निपटारा हो जाए, जल्दी में हो जाए, तो इसलिए उन्होंने लोक अदालत की शुरुआत की थी। सबसे पहले लोक अदालत दिल्ली में कब? 6 अक्टूबर 1985। कौन थे इसके प्रमुख? पीएन भगवती। तुम्हें नहीं पता? कुछ भी नहीं पता तो फिर बोलना चाहिए ना। पीएन भगवती। लोक अदालत और ग्राम न्यायालय दोनों में बेसिक अंतर क्या है आप बताएं युवराज जी। कल नहीं आए थे? हाँ सरिता, बेसिक अंतर दोनों में। क्वेश्चन देखो, मेंस के पैटर्न पे अपने को पढ़ना है तो ये पता होना चाहिए कि दोनों में अंतर। मैंने तो कहीं नहीं लिखवाया, लेकिन आप कैसे लिखोगे बताओ सर, क्या अंतर है दोनों? सर इनके जो निर्णय देंगे ग्राम न्यायालय, तो इनकी अपील की जा सकती है। हाँ। लेकिन जो लोक अदालत निर्णय देंगे उनकी अपील नहीं की जा सकती। न्यायाधीश कौन होते हैं इसमें? प्रथम श्रेणी के सेवानिवृत्त न्यायाधीश काय में होते हैं लोक अदालत और उधर प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश। लेकिन जो कार्यरत है, ये अंतर है कि नहीं? उसमें सेवानिवृत्त और इसमें कार्यरत। उसमें एक अधिवक्ता की जरूरत है, इसमें अधिवक्ता की जरूरत नहीं। उधर एक एनजीओ चाहिए, इसमें एनजीओ की जरूरत नहीं है। ये ढेर सारे तो अंतर है। ग्राम न्यायालय किसी गांव में होगा, गांव जो मुख्य जो कोई प्रथम श्रेणी न्यायाधीश है वो किसी ग्राम में जाएगा चुने हुए, और वहां पर उससे उस गांव से संबंधित निर्णय होंगे। लेकिन लोक अदालत गांव में होते हैं क्या? नहीं, ये शहरी क्षेत्र में जहाँ बुलाया जाएगा सबको है। तो ये कुछ बेसिक अंतर है। फिर मामलों की बात भी है, किस लेवल तक के मामले कहाँ जाएंगे है ना। हत्या का मुकदमा इसमें दर्ज नहीं हो सकता, ठीक है। लोक अदालत में वही निर्णय, मतलब वही प्रकरण लिए जाते हैं जो किसी न्यायालय में लंबित होते हैं। लेकिन ग्राम न्यायालय में नए मुकदमे भी स्वीकार कर सकते हैं, नए मुकदमे भी स्वीकार कर सकते हैं। लोक अदालत में उसी दिन सब कुछ निर्णय होना है दोनों पक्षों की सहमति से। और ग्राम न्यायालय में तो वो प्रकरण वैसे ही चलते हैं जैसे न्यायालय में चलते हैं, वो खुद एक न्यायालय ही है। तो वहां कोई समझौता और इसकी अनिवार्य शर्त है क्या? नहीं, वहां ऐसी कोई बात नहीं। हम पढ़ेंगे न्यायिक सक्रियता, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। न्यायिक सक्रियता, माना कि हमारे देश में क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। शक्ति पृथक्करण की बात की गई है, कार्यपालिका अलग, न्यायपालिका अलग और व्यवस्थापिका
अलग, तीनों के अलग अलग कार्य और अलग अलग दायित्व रखे गए हैं। क्यों रखे गए हैं? ताकि एक दूसरे के कार्यों में कोई हस्तक्षेप न हो। लेकिन सक्रियता मतलब अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कुछ कार्य करना, तो उसे क्या बोला जाता है? न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता। इसकी शुरुआत वैसे अमेरिका में 1947 में हो गई थी। आर्थर जूनियर द्वारा सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया गया। देखने वालों को तो बड़ी दिक्कत हो रही होगी आज, पेन भी हमारा ऐसे ही है, तो थोड़ा सा सुनने में ज्यादा ध्यान देंगे। तो अमेरिका में शुरुआत न्यायिक सक्रियता 1947। कहां पर? अमेरिका में। किसने इस शब्द का प्रयोग किया था? आर्थर जूनियर। इसलिए न्यायिक सक्रियता के जनक जो है वो आर्थर जूनियर कहलाते हैं, इसलिए इन्हें न्यायिक सक्रियता का जनक भी कहते हैं। शासन के 3 अंग होते हैं, 3 आधार स्तंभ है शासन के। कौन कौन से हैं? अर्जुन, शासन के 3 आधार स्तंभ। संघ सरकार, हाँ, राज्य सरकार और पंचायत है ना? विजय आप बताएं। शासन के 3 स्तंभ है ना? अभी तो बताया थोड़ी देर पहले। योगेश देखो मंद मंद मुस्कुरा रहे अंदर ही अंदर। हाँ, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। शासन के 3 स्तंभ है। और चौथा कौन सा है? मीडिया। चौथा किसको माना गया है? नहीं माना गया है, और वो है मीडिया। तो 3 स्तंभ है, तो तीनों एक जगह हो सकते हैं क्या? नहीं, तीनों अलग अलग किए हैं ताकि अपने अपने हिस्से का बोझ वो संभालते रहे। तीनों अलग अलग होना चाहिए। लेकिन जब कार्यपालिका अपना काम न करे, व्यवस्थापिका अपना काम न करे, तो फिर न्यायपालिका उनके कार्यों में हस्तक्षेप कर देता है और आगे बढ़ के बताता है कि आपको ये काम करना चाहिए। तो उसे क्या कहते हैं? न्यायिक सक्रियता या न्यायिक गतिशीलता। बात समझ में आना अलग बात है और उसे शब्दों में लिखना अलग बात है। समझ में आ गया ना क्या चीज है? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या तो भ्रष्टाचार जैसे मामलों में या अन्य किसी मामलों में लिप्त हो जाए, या जो उनके दायित्व है वो पूरा करने में असमर्थ हो, तो न्यायपालिका एक कदम आगे बढ़कर उनको कुछ दायित्व याद दिलाती है। इसे क्या बोलते हैं? न्यायिक सक्रियता। लिखेंगे इसे। सरकार के अन्य अंगों, कार्यपालिका व न्याय विधायिका में सरकार के अन्य अंगों, कार्यपालिका व विधायिका में बढ़ते भ्रष्टाचार व लोकतंत्र के सिद्धांतों के लगातार क्षरण के कारण न्यायिक सक्रियता का जन्म। न्यायिक सक्रियता का जन्म। प्रस्तावना पढ़ ली हमने, है? प्रस्तावना पढ़ ली। हम भारत के लोग न्याय की बात करते हैं उसमें, है ना? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय, ये न्याय की बात करते हैं। और न्याय दिलाना किसका काम है? न्याय दिलाना किसका काम है? न्यायालय का। इसमें इतना सोचने की जरूरत क्या है? इतना सोचना, जब न्याय की बात आती है तो न्यायालय होगा, इसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है।
तो ये न्याय दिलाना किसका काम है? न्यायपालिका का। लेकिन कार्यपालिका व्यवस्थापिका ये ऐसे कोई काम कर दे, फिर न्यायपालिका को स्वतः संज्ञान लेना पड़ता है, जागरूक होना पड़ता है, फिर इनके कार्य में हस्तक्षेप करती है। कभी कभी सरकार भी यही करती है। जैसे ये ओबीसी का 27% आरक्षण देना है या नहीं देना है, सरकार घोषणा कर देती है, फिर विवाद होता है, तो फिर बोलते हैं न्यायपालिका जो भी निर्णय लेगी वो मान्य होगा। यही होता है ना, आखिर में अंतिम निर्णय यही होता है, न्यायपालिका जो निर्णय कर देगी वो आखिरी मान्य होगा। फिर न्यायपालिका सरकार को भी बुलाती है। तो ये सब काय के अंतर्गत है? न्यायिक सक्रियता। लिखेंगे प्रस्तावना व नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि न्याय उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य है। राज्य मतलब हम स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, है ना? कोई भी गवर्नमेंट हो, उसका काम है न्याय दिलाना, राज्य का कर्तव्य है। लेकिन विधायिका व कार्यपालिका की बढ़ती उदासीनता, अनुशासनहीनता व निष्क्रियता के कारण आम जनता न्याय पाने में असमर्थ हो जाती है। इस परिस्थिति में न्यायपालिका के द्वारा कार्यपालिका व विधायिका के कार्यों की समीक्षा करना, उन्हें निर्देशित करना, समीक्षा करना, उन्हें निर्देशित करना न्यायिक सक्रियता कहलाता है। क्लियर हो गया एकदम? न्यायिक सक्रियता क्या है? ये नीति निर्देशक तत्व राज्य को एक निर्देश देते हैं कि आपको ये करना चाहिए। एक एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कहीं पर डैम बन रहा है, बहुत बड़ी परियोजना बन रही है, ठीक, परियोजना बन रही है, तो अब उस परियोजना बन रही है तो फिर किसानों को वहां से किसानों की भूमि अधिग्रहित करेंगे। तो सरकार का उद्देश्य क्या है? न्याय प्रदान करना। ऐसा थोड़ी है कि भाई वो जो किसान है उनकी जमीनें जबरदस्ती छीन ली, वो किसान कहाँ जाएंगे? तो न्यायपालिका तो उनको पहले उनके निवास, पुनर्वास और पुनर्स्थापन दोनों की व्यवस्था करना पड़ेगा। उनको जो कष्ट हुए हैं उसका मुआवजा देना पड़ेगा। और ये सब चीजें नहीं देके सरकार यदि अपनी तानाशाही चलाए तो फिर न्यायपालिका उसके कार्यों में हस्तक्षेप करेगी कि नहीं, पहले आपको उनका पुनर्स्थापन करना पड़ेगा। पुनर्वास और पुनर्स्थापन दोनों में अंतर है योगी, पता है? नहीं पता? सही में नहीं पता? आपको तो पता होगा। पुनर्वास, पुनर्स्थापन अन्य स्थान पर उन्हें थोड़े दिन के लिए कर देना और पुनर्स्थापन में स्थापित कर देना। कहाँ आपके देवरी में पारवेरुलिम बने क्या इस शब्द दोनों? पुनर्वास मतलब उनको नए स्थान पर रहने के लिए जगह दे देना, मकान बनाने के लिए पैसे दे देना, ये पुनर्वास हो गया, है ना? पुनर्वास, दूसरी जगह विस्थापित कर दिया। लेकिन पुनर्स्थापन देखो क्या है कि सिर्फ घर देने से काम नहीं चलता। हमारा घर मिल जाए, रहने के लिए छत मिल जाए, उतने में काम चल जाएगा क्या?
नहीं, क्योंकि हम यहाँ रह रहे थे बैतूल में, तो प्रोफेसर शंकर सातनकर आप लोगों को निःशुल्क कोचिंग पढ़ाता था। अब आपको कहीं और विस्थापित कर दिया जाए तो वहाँ ऐसी सुविधा मिलना भी तो चाहिए, मिलना चाहिए कि नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो भाई इसलिए मतलब वहाँ स्कूल की सुविधा होना, स्वास्थ्य सुविधाएं होना, नेटवर्क की सुविधा होना, या फिर बाजार होना आसपास में, दुकानें होना, ये सारी चीजें, ये सारी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध कराना, ये कहलाता है पुनर्विस्थापन। बात समझ में? नहीं तो हम तो जंगल में दे दे, चलो बना लो यहाँ मकान, लकड़ी भी वहीं की काटो और मकान बना लो, रहना शुरू कर लो, क्या खाएंगे वहां से? उनके रोजगार की व्यवस्था करना, ये सारी चीजें पुनर्विस्थापन। अब जैसे ये जो इंदिरा सागर डैम बन गया था, ये हरसूद वाला है इधर नर्मदा नदी पर, तो उन्होंने जल सत्याग्रह किया था, किसी को याद हो 2006-07 के लगभग में जल सत्याग्रह किया था। महीने भर तक वो पानी में ही खड़े रहे थे, उनके पैर गल गए थे पूरे। वो मतलब इस तरीके से सरकार के ऊपर दोषारोपण कर रहे थे कि आपने जमीनें तो छीन ली लेकिन हम लोगों की कोई व्यवस्था नहीं की। तो अब सरकार ने किया, लोग उसका विरोध कर रहे हैं, तो पब्लिक जाएगी कहाँ? न्यायालय के पास है। फिर न्यायालय बोलेगा कार्यपालिका को, व्यवस्थापिका को कि आपको ये करना चाहिए, निर्देश देगा। तो वो क्या कहलाता है? न्यायिक सक्रियता। अब इसमें कार्यपालिका बोल सकती है तुम अपना देखो, है ना, क्योंकि सबके कार्य अलग अलग बटे हुए, कार्यपालिका व्यवस्थापिका इसका विरोध करती है, विरोध होता है, उसको भी पढ़ेंगे अपन क्या है, लेकिन अभी तो सिर्फ हम न्यायिक सक्रियता समझते हैं। अब क्लियर हो गया न्यायिक सक्रियता क्या है। भारत में 1970 के दशक में, भारत में 1970 के दशक में कब शुरुआत हुई? भारत में 1970 के दशक में। और कौन इसके? न्यायमूर्ति पीएन भगवती। न्यायमूर्ति पीएन भगवती, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यायमूर्ति पीएन भगवती। और साथ में इनके वीआर कृष्ण अय्यर, वीआर कृष्ण अय्यर, डीए देसाई ने इसकी नींव रखी, डीए देसाई ने इसकी नींव रखी। अब उद्देश्य क्या होगा इसका? उद्देश्य तो हमने अर्थ में ही बता दिया, न्यायिक सक्रियता क्या है, फिर भी उसमें देखेंगे। इसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य आम जनता को, आम जनता को न्याय दिलाना, न्याय दिलाना और जनता के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। अब इसके लिए प्रावधान क्या क्या है, प्रावधान कैसे काम करते हैं वो भी देख लेते हैं हम थोड़ा सा। प्रावधान तो सबसे पहले है जनहित याचिका, जनहित याचिका, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका, जनहित याचिका क्या बड़ा शब्द है, इसके ऊपर एक सेपरेट क्वेश्चन बनता है, हर साल क्वेश्चन बनता है। ये वो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो मेंस में आपको लिखना ही है, चाहे लोक अदालत पढ़ा हो हमने, या फिर इससे ये न्यायिक सक्रियता हो या जनहित याचिका हो, ये हर बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो जनहित याचिका अभी पढ़ेंगे इसको डिटेल में। PIL संविधान की व्यापक व्याख्या, संविधान की व्यापक व्याख्या, इसके कार्यों में पढ़ाना अपने उच्चतम न्यायालय के
संविधान की व्याख्या करना, अंतिम व्याख्याकार कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। आर्टिकल 13 में प्रावधान दिया है। आर्टिकल 13, यदि सरकार ऐसा कोई काम करते जो मौलिक अधिकारों का विरोध कर रहा हो, तो आर्टिकल 13 के तहत वो विधि क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। या तो पूरी विधि शून्य हो जाएगी, या वो पार्ट, उतना पार्ट, वो कंडिका जो मौलिक अधिकारों का हनन करती हो, उस पार्ट को शून्य माना जाएगा। ठीक है, तो ये इसके तहत संविधान की व्यापक व्याख्या आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 के तहत। इसके बाद हम देखते हैं कार्यपालिका के कार्यों में सीधा हस्तक्षेप। कार्यपालिका के कार्यों में सीधा हस्तक्षेप। सीधा हस्तक्षेप हम इसको आर्टिकल 32 बोल सकते हैं, 226 बोल सकते हैं। 32 और 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत रिट जारी कर देती है। अधिकार परीक्षा, कोई अधिकारी कोई काम कर रहा हो तो बोलते थे आप किस अधिकार से ये काम कर रहे हो, किसने आदेश दिया, ये सारी चीजें इसमें आती है। ठीक, फिर है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा, सरकार ने कोई बिल पारित कर दिया, उसकी समीक्षा कर सकती है। जो उन्होंने कोई निर्णय दिया है स्वयं ने, उसकी फिर से रिव्यू कर सकते हैं कि हमें ये करना चाहिए था, ये कर दिया करके न्यायिक समीक्षा ये सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। अब एक दूसरी शब्दावली, अब ये खत्म हो गया हमारा न्यायिक सक्रियता। अब हम देखेंगे न्यायिक संयम। दूसरा शब्द पढ़ते हैं हम, न्यायिक संयम। न्यायिक संयम क्यों? क्योंकि संविधान में स्पष्ट लिखा है क्या? शक्ति प्रतीक का है। कार्यपालिका अपना काम करे, व्यवस्थापिका अपना काम करे। व्यवस्थापिका का काम क्या है? विधि बनाना। व्यवस्थापिका का काम है कानून बनाना, विधि बनाना। कार्यपालिका उन विधियों को लागू करना, और न्यायपालिका उन विधियों का उल्लंघन करने पर दंड देना। न्यायपालिका का काम है। ठीक, अब व्यवस्थापिका ने विधि बना दी, कार्यपालिका ने उसे लागू कर दिया। अब उन विधियों का उल्लंघन किया तो न्यायपालिका को उनको दंड देना चाहिए। लेकिन न्यायपालिका क्या करती है? न्यायिक सक्रियता दिखाती है। बोलते तुम्हारी विधि गलत है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। ये तो फिर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, उनके लिए भी तो संविधान में अनुच्छेद है, उनके लिए भी तो है। तो वो फिर उसी न्यायालय में जाते हैं और बोलते हैं कि ये यहाँ गलत हो रहा है हमारे साथ में। तो फिर क्या शब्द आता है? न्यायिक संयम। तो ये उसके न्यायिक सक्रियता के विरुद्ध है। न्यायिक सक्रियता का उल्टा शब्द है। वे न्यायपालिका को अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए, तो उसे क्या बोलेंगे? न्यायिक संयम। क्या बोलते हैं? न्यायिक संयम। लिखेंगे इसे। न्यायिक सक्रियता के विपरीत शब्द है। न्यायिक सक्रियता का विपरीत शब्द है अर्थात न्यायाधीश की भूमिका सीमित होना चाहिए। सीमित होना चाहिए। सीमित होना चाहिए क्योंकि न्यायालय का काम कानून क्या है ये बताना है। कानून क्या है ये बताना है। कैसा होना चाहिए ये बताना नहीं। कैसा
होना चाहिए यह बताना नहीं। अतः कानून बनाने का कार्य व्यवस्थापिका व उसे लागू करने का कार्य विधायिका पर छोड़ देना चाहिए। लागू करने का कार्य कार्यपालिका पर छोड़ देना चाहिए। बनाने का कार्य किस पर? व्यवस्थापिका पर, और लागू करने का कार्य कार्यपालिका पर छोड़ देना चाहिए। क्लियर हो गया ना? यही है न्यायपालिका का काम। क्या है भाई? व्यवस्थापिका ने कानून बना दिया तो ये बताना कि ये कानून है और तुमने इसका उल्लंघन किया है, इसका उल्लंघन करने पर इतने दंड का प्रावधान है। लेकिन यदि न्यायपालिका ये बताने लग जाए व्यवस्थापिका को तुम अब ऐसे कानून बनाना, तो व्यवस्थापिका क्या बोलेगी? न्यायिक संयम, आप अपने दायरे में रह के काम। क्लियर हो गया? न्यायिक संयम। आगे लिखेंगे, न्यायाधीशों को किसी भी स्थिति में निजी राजनीतिक मूल्यों को न्यायिक विचारों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। क्या होता है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी विचारधारा होती है ना? हर व्यक्ति की अपनी अपनी विचारधारा होती है, तो वो विचारधारा उसकी व्यक्तिगत है। अब आप किसी बड़े पद पर पहुंच गए तो हम उसको अपनी व्यक्तिगत या निजी विचारधारा है उसको दूसरों के ऊपर थोप नहीं सकते। माना कि कोई न्यायाधीश हो, वो न्यायाधीश बनने के पहले भी महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उसका बहुत विरोध करते थे वो व्यक्तिगत रूप से। ठीक है, उसके मन में ये था कि जिस दिन मैं कभी कुछ बन गया ना, महिला के साथ किसी ने अत्याचार किया तो उसको मृत्यु दंड की सिफारिश करूंगा। ठीक है, और अब क्या बन गया वो? न्यायाधीश। अब ये उसकी व्यक्तिगत विचारधारा है तो महिला के ऊपर कोई अत्याचार हुआ तो उसे मृत्युदंड देना ही चाहिए। अब मेहनत उनकी और वो न्यायाधीश बन गए, तो अब ये जो व्यक्तिगत विचारधारा है वो उसके ऊपर थोप नहीं सकते। अब सरकार को इस बात के लिए दबाव नहीं बना सकते कि आपको ऐसा कानून बनाना है। तो ये बोले कि आपकी जो निजी व्यक्तिगत विचारधारा है या राजनीतिक भावना है उसको आप थोप नहीं सकते किसी के ऊपर। ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे तभी तो हमने पढ़ा था जनहित याचिका PN भगवती है, पढ़ा कि नहीं हमने? तो ये विचारधारा थी, विचार था उनके मन में, उन्होंने लागू भी किया, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज थी। अब कोई गलत चीज लागू करते तो विरोध होता उसका। अब आगे लिखेंगे, 2007 के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक संयम की बात कही।
अब सुप्रीम कोर्ट ही बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के लिए ही बोल रहा है। क्या विजय समझ में है? सुप्रीम कोर्ट ने बात की न्यायिक संयम होना चाहिए, और किसमें होना चाहिए? खुद में ही होना चाहिए। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट एक अलग चीज है, वो स्थायी है, लेकिन उस पर बैठने वाले लोग, अब जिसने पहले ऐसा कुछ कर दिया वो रिटायर हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट में जो नया न्यायाधीश आया उसने बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो पहले हो चुका है। या अपन ने पढ़ा कि कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? 31 न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश सब। उसमें से कोई एक न्यायाधीश ऐसा कर रहा हो तो एक बेंच बैठी 4-5 न्यायाधीशों के, उन्होंने ये निर्णय दिया। तो इस तरीके से वो रिव्यू कर सकते हैं, न्यायिक समीक्षा बताया ना पहले। तो ऐसा नहीं कि दूसरों की, सरकार के कार्यों की, खुद के द्वारा जो पहले किया है उसकी भी समीक्षा वो कर सकते हैं। तो उन्होंने समीक्षा की होगी कि कहीं ना कहीं ये कुछ दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए उन्होंने ये बोला कि नहीं, संयम होना बहुत जरूरी है। और ये रिव्यू हमें अपने आप के ऊपर भी करना चाहिए। कभी हमारा लड़ाई झगड़ा हो जाए किसी से, कोई दो बातें हो जाए, तो ऐसे नहीं कि हम सामने वाले की गलतियां ढूंढे, अपने आप की बात भी, अपना पक्ष भी तटस्थ होकर रखना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी गलती हो, मैं बात को समझ ही नहीं पाया हूँ, तब तो हम एकदम सही जगह पहुंचते हैं। अरे यदि हम सामने वाले की बात को देखते रहे तो फिर सही जगह पहुंचेंगे क्या? नहीं। तो यह न्यायिक समीक्षा में यही सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो क्या 2007 के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक संयम की बात कही। ये राज्य के 3 अंगों के बीच, ये राज्य के 3 अंगों के बीच, कौन कौन से 3 अंग दिनेश कुमार? अभी 2-3 बार बता दिया मैंने। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। गुड, बहुत बढ़िया। इसमें ऊपर व्यवस्थापिका रखना, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और फिर न्यायपालिका। 3 अंगों के बीच शक्ति संतुलन की व्यवस्था को इंगित करता है। अभी जरूरी नहीं है कि न्यायपालिका ही संयम रखे। अब न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात की है, व्यवस्थापिका वहां हस्तक्षेप नहीं कर सकती, है ना। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका की शक्तियों का बंटवारा किया है, व्यवस्थापिका कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ये सबकी बात की है उन्होंने। न्यायिक संयम सिर्फ न्यायपालिका में नहीं, सब में होना चाहिए, शासन के 3 अंगों में होना चाहिए। भाई संविधान के अनुसार आप कार्य करें, जो लिखा है वैसे ही कार्य करें। अब हम देखेंगे और एक लाइन लिखेंगे, न्यायिक संयम न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। एक और शब्दावली है न्यायिक अतिरेक। न्यायिक अतिरेक, न्यायिक अतिरेक से न्यायिक सक्रियता जैसा शब्द है। न्यायिक अतिरेक 2 लाइन में लिख लो, समझ में आ जाएगा अपने आप। विधायिका व कार्यपालिका की लापरवाही व अक्षमता का प्रत्यक्ष प्रभाव न्यायिक अतिरेक है। न्यायिक अतिरेक है। विधायिका अपने कार्यों में पिछड़ रही है, तथा न्यायपालिका अपने कार्यों में
आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, जिससे दोनों में संघर्ष की स्थिति बने। संघर्ष की स्थिति बने, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के लिए, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के लिए न्यायिक खतरा बने। ये स्थिति ही न्यायिक अतिरेक कहलाती है। न्यायिक अतिरेक कहलाती है। क्लियर हो गया है? अब जैसे मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में जो वैकेंसी वगैरह निकल रही है, ये कार्यपालिका का काम, भर्ती करना, ये करना, वो करना, लेकिन इसमें कुछ सरकार कोई स्पष्ट डिसीजन नहीं ले पाती या क्या है समझ में नहीं आता, और हर मामला कहाँ पहुंच जाता है, कोर्ट में पहुंच जाता है। फिर सरकार बुलाती है, वो कोर्ट बुलाता है सरकार को कि आप अपना पक्ष रखें, आप अपना पक्ष रखें। हियरिंग पे हियरिंग होती रहती है और सरकार अपना पक्ष स्पष्ट नहीं कर पाती। इसलिए तो ये दिक्कतें बनी है अभी तक कि 2019 की भर्ती पीएससी, आज तक उसकी कोई अंतिम भर्ती नहीं हुई। 2019 से भर्ती नहीं हुई अभी तक, जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं। 2019 से भर्ती नहीं हुई अभी तक, सिर्फ एग्जाम पर चल रहे हैं और वो भी आगे पीछे होते जा रहे हैं। तो ये क्या है, अब न्यायपालिका यदि इसमें हस्तक्षेप करने लग जाएगा तो न्यायपालिका आगे हो जाएगी और कार्यपालिका, व्यवस्थापिका पीछे रह जाएगी। फिर शक्ति संतुलन रहेगा क्या? नहीं। तो ऐसी स्थिति को क्या बोला जाता है? न्यायिक अतिरेक। ऐसी स्थिति को क्या बोला जाएगा? न्यायिक अतिरेक। अब जो हमने क्वेश्चन छोड़ा था जनहित याचिका, PIL, इसे लिखते हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL। PIL, CJI PN भगवती, CJI PN भगवती, नाम इन्हीं का जुड़ेगा इसमें भी, PN भगवती, PN भगवती ने 1985-86 में शुरुआत की। विश्व स्तर पर इसकी शुरुआत, विश्व स्तर पर इसकी शुरुआत 1960 के दशक में, 1960 के दशक में अमेरिका में, 1960 के दशक में अमेरिका में। अब देखो PIL होता क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। जन की बात की है, जन मतलब किसी व्यक्ति की बात की है, स्वहित की बात की है, अपने लिए काम करना है तो आप डायरेक्ट बात करो। अब किसी, मैं हूं, मैं देख रहा हूं कि बच्चों की इसके लिए हॉस्टल में व्यवस्था ही नहीं है, तो फिर मैं एक याचिका दायर कर लूंगा, क्योंकि यह जिला मुख्यालय है, दूर दूर से 100-100 किलोमीटर दूर से बच्चे आते हैं और यहाँ हॉस्टल की सुविधा ही नहीं है, तो ऐसी याचिका में दायर कर सकता हूँ। यदि सिर्फ मेरे ही बच्चे के लिए व्यवस्था करना हो तो फिर जनहित याचिका होगी क्या? क्लियर हो गया ना? जनहित याचिका ही।
मतलब जिसमें बहुत अधिक एक बड़े जनसमूह का लाभ छुपा हुआ हो। अब ये कौन कर सकता है? कोई व्यक्ति कर सकता है, कोई सामाजिक संगठन कर सकता है, कोई सामाजिक संगठन भी कर सकता है, एनजीओ भी कर सकते हैं। न्यायालय में जाना है या पोस्ट के माध्यम से अपनी कोई समस्या सरकार को बता देना, सरकार को नहीं, न्यायालय को बता देना ये समस्या है। न्यायालय उस पत्र को देखकर स्वयं संज्ञान में लेगा और कार्यवाही शुरू कर देगा। मतलब कोई विधि, कोई अलग से प्रोसेस, प्रक्रिया है क्या इसकी अलग से? कोई उतनी कठिन प्रक्रिया नहीं है कि इन स्टेप को पार करके जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट जो है वहां से संपर्क कर सकते हैं। लिखेंगे कोई भी जन भावना वाला व्यक्ति या एनजीओ किसी भी व्यक्ति या समूह को अधिकार दिलाने के लिए न्यायालय जा सकता है। अगर वह व्यक्ति या व्यक्ति समूह निर्धनता, अज्ञानता, सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन, वह अन्य किसी कारण से न्यायालय में उपचार हेतु नहीं जा सकता है। क्लियर है? कोई व्यक्ति पीड़ित है, अब उसको पता ही नहीं क्या करना है, क्या प्रोसेस करना है, या उसके पास पैसे नहीं है कि वो न्यायालय में जा सके, तो उसकी समस्या को या उस जन समुदाय की समस्या को लेकर कोई सामाजिक भावना वाला व्यक्ति, मतलब जिसके अंतरात्मा में है कि नहीं यार इन लोगों के साथ में अहित हुआ है या इनको कोई लाभ मिलना चाहिए था, नहीं मिला, तो वो जा सकता है। या कोई एनजीओ, कोई सामाजिक संगठन भी ऐसी समस्या को लेकर न्यायालय में जा सकता है। क्लियर हो? जैसे ये नर्मदा बचाओ आंदोलन ऐसे चलते रहते हैं, बीच में हुआ है ऐसा, है? पर्यावरण से संबंधित कोई एनजीओ वगैरह होते हैं, वो बोलते हैं कि यहाँ डैम बन जाएगा तो ऐसा होगा वैसा होगा, इतने लोग बेघर हो जाएंगे। ये सारी बातें सरकार तक पहुंचाने का काम, न्यायालय तक पहुंचाने का काम क्या कहलाता है? जनहित याचिका। पीआईएल या जनहित याचिका को सोशल एक्शन लिटिगेशन अर्थात सामाजिक हित याचिका भी कहते हैं। उद्देश्य क्या होंगे इसके? जिसको पीआईएल अभी समझ में आ गया, उतने में पता चल जाएगा इसके उद्देश्य क्या है। नंबर 1, सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को
न्याय तक पहुंचाना, थोड़ा सा ठीक भी कर लेंगे, इनको न्याय तक नहीं पहुंचाते बल्कि इन तक न्याय पहुंचाते हैं। आर्थिक, सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक को तक कर दो, तक न्याय को पहुंचाना। क्लियर एकदम, दोनों एक ही बात है। दूसरा, मौलिक अधिकारों का सार्थक रूप से प्रयोग होना। भाई जनहित याचिका मतलब इसी के लिए होती है, ऐसे नहीं कि कुछ भी उल्टे सीधे काम करने लगा। किसी को तकलीफ है, किसी का अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उसी के लिए जनहित याचिका स्वीकार होगी। नहीं तो हम कुछ भी लिख देंगे तो उसका मान लेंगे क्या? वो न्यायालय है। कई एनजीओ तो इस आधार पर ही काम करते हैं कि हमें कितना मिलेगा, और न्यायालय उनको भगा देते हैं, बोलते कुछ भी बात करते हैं, और उनके ऊपर जुर्माना वगैरह भी ठोक देते हैं, ताकि दोबारा ऐसा कोई उल्टा सीधा काम लेकर न चल जाए न्यायालय के पास में। भाई जनहित की बात करें। अगला, कानून के शासन की रक्षा करना। कानून के शासन की रक्षा करना। दिनेश कुमार, थाने गए हो आप कभी? नहीं सर। चले जाना, घूमने के लिए चले जाना, है ना? क्या लिखा होता है वहां पर? हाँ? सत्यमेव जयते, ये भी होता है ना, सत्यमेव जयते, सत्य की सदा जीत होती है। फिर न्यायालय का काम है न्याय करना, पुलिस का काम क्या है? इन्वेस्टिगेशन करना, अपराधियों को वहां तक पहुंचाना। न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसको पूरा करना, इसको लाओ, उसको लाओ, ये सबूत लाओ, वो लाओ, तो पुलिस का काम होता है ये सब करना। तो यदि न्यायालय काम नहीं करेगा तो फिर कानून का शासन होगा क्या? यदि दोषियों को न्यायालय सजा ही नहीं देगा फिर कैसे बोलेंगे कानून का शासन है? फिर कानून का शासन तो तभी होगा जब किसी भी रूप में अपराधी को वहां तक पहुंचाया जाए और न्यायालय उसे सजा दे दे। तो भाई यदि इधर किसी अंग ने छोड़ दिया हो, उसे भूल गया हो, और एक आम जागरूक व्यक्ति यदि उसे बताना चाह रहा है न्यायालय को कि सर यहाँ पे बड़ा अन्याय हो रहा है, आप देखिए तो जाए, तो ये यदि पुलिस कहीं चूक हो रही हो, ये हो रही हो, तो एक सामाजिक संगठन भी बता सकता है कि यहाँ पर न्याय की आवश्यकता है। तो क्या है? कानून के शासन की रक्षा करना। अब विशेषताएं देखते हैं इसकी, पीआईएल की क्या क्या होती है, कैसे पीआईएल दर्ज की जाती है। नंबर एक विधि न्यायालय में सार्वजनिक हित अथवा सामान्य हित या किसी समुदाय के आर्थिक हित के मामले में कानूनी कार्यवाही शुरू करना। मतलब ऐसा नहीं है कि जनहित याचिका है, पीआईएल है, तो वो आवेदन गया और उन्होंने 2 दिन में निर्णय कर दिया, तुरंत निर्णय कर दिया, ऑन द स्पॉट। ये कोई दक्षिण भारतीय मूवी नहीं है कि तुरंत ही निर्णय हो गया, ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होती है, विधिवत कानूनी प्रक्रिया के तहत ही काम किया जाता है। तो इसमें क्या होता है,
PIL आ गए, जनहित याचिका आ गई। न्यायाधीश ये निर्णय ले लेंगे कि इसे स्वीकृत करना है या नहीं है। जिसको स्वीकृत कर दिया उसके लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू। अब प्रकरण पंजीबद्ध हो गया और अब उसकी छानबीन करवाना पुलिस को, CBI को, जिसको निर्देश देना है वो देना शुरू कर दें। बात क्लियर हो गई? मतलब ऐसा कोई अलग बाईपास होता है कि इसमें इलाज नहीं, उसी प्रक्रिया के तहत ही होता है। लेकिन आवेदन बाईपास चल जाता है, आवेदन बाईपास चल जाएगा, लेकिन जो निर्णय होगा वो एक प्रक्रिया के तहत ही होता है। अगला लिखेंगे PIL कानूनी सहायता का, कानूनी सहायता आंदोलन का रणनीतिक अंग है, रणनीतिक अंग है, जिसका आशय है गरीब जनता तक न्याय को सुलभ करना, न्याय को सुलभ करना, गरीब जनता को न्याय तक सुलभ करना। PIL एक, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, PIL एक भिन्न प्रकार का वाद है, भिन्न प्रकार का वाद है एक भिन्न प्रकार का वाद है जिसमें पारस्परिक वाद के मुकाबले, पारस्परिक वाद के मुकाबले दो पक्षों के बीच किसी बात पर विवाद होता है, तीसरा PIL पारस्परिक विवाद समाधान, पारस्परिक विवाद समाधान प्रक्रिया से अलग है। ये व्यक्तिगत अधिकारों का न्याय निर्णय नहीं करते हैं, व्यक्तिगत अधिकारों का न्याय निर्णय नहीं करते हैं। और देखो दोनों पॉइंट समझो, ये एक प्रकार का भिन्नवाद है। भिन्नवाद कैसे है? बाकी अन्यवाद में क्या होता है? दो पक्ष होते हैं, एक बोलता है कि ये किया, दूसरा बोलता है ये मैंने नहीं किया है। यदि कहीं हत्या का प्रकरण दर्ज है वो तो बोलता है कि एक जो गया था उसने बोला किसने हत्या की है, दूसरा बोलता है मैंने नहीं किया, ये होता है। लेकिन इसमें कुछ अलग तरीके का वाद होता है, इसमें कोई वो होता ही नहीं है। अब जैसे मान के चलो कि उदाहरण देते हैं, कोई वो क्या होता है जिससे जबरदस्ती काम करना था, बंधक बंधुआ मजदूरी करवा रहे थे, 5-6 मजदूर थे जिनको खेत में रखा हुआ था, खाने पीने के लिए दिया जा रहा था और बंधुआ मजदूरी करवा रहे थे। जैसे यहाँ के लोग कर्नाटक इधर उधर जाते हैं काम करने के लिए या विदेश चल जाते हैं, बोलते कि उनका वीजा रियर वो सब छीन लिया, दे ही नहीं रहे और वहाँ उनसे काम करवाते जा रहे हैं। ऐसे यहाँ पे भी कहीं पे भी हो सकता है। अब उन व्यक्तियों को पता ही नहीं है कि हम कितना काम कर रहे हैं, हमें कितनी मजदूरी मिल रही है, दूसरी जगह काम करते तो हमें कितना पैसा मिल जाता, न उनको किसी से मिलने जुलने दिया जा रहा है, न कुछ, उनके बच्चे को न पढ़ने की व्यवस्था, कुछ न कुछ। अब ये ऐसा कोई मामला, अब उन्होंने तो शिकायत नहीं की, लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति यदि ऐसा मामला लेकर आए तो इसमें दो पक्ष है क्या? नहीं, शुरुआत में तो एक ही पक्ष है और उसको पता भी नहीं है, उसको पता भी
नहीं। तो ये ऐसा थोड़ा सा भिन्न होता है। बाकी विवाद में क्या होता है, एक गलती करता है, दूसरा बोलता है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया और वो चला जाता है, तो वो PIL होगा क्या? नहीं। जब एक पक्ष को जानकारी ना हो, पता ही ना हो, या उसको पता है लेकिन उसकी प्रोसेस पता नहीं हो, प्रोसेस पता है लेकिन उसके पास पैसा ना हो, बहुत बड़ा जन समुदाय उससे प्रभावित हो रहा हो, तो ऐसे मामले में क्या होती है? PIL है। लास्ट पॉइंट लिखेंगे, PIL में जन आघात का निवारण करने, जन आघात का निवारण करने, सामाजिक सामूहिक हित के, सामाजिक सामूहिक हित के रक्षण के लिए वाद दाखिल होते हैं, वाद दाखिल होते हैं। मतलब व्यक्तिगत हित की बात ही नहीं होती इसमें, मैंने पहले भी बताया। सामूहिक सामाजिक हित की बात होती है, परहित की बात होती है, दूसरों के कल्याण के लिए काम किया जाता है। अब महत्व लिखेंगे इसका, महत्व वही है जो उद्देश्य है, फिर भी हम लिख लेते हैं अलग से, जो उद्देश्य है वही उसका महत्व है। देश के नागरिकों को, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखेंगे, देश के नागरिकों को सस्ता व सुलभ न्याय उपलब्ध कराना, सस्ता व सुलभ न्याय उपलब्ध कराना, दूसरा पॉइंट, कानून के शासन को बनाए रखना, बड़े सार्वजनिक मुद्दों को उठाना, तीसरा पॉइंट, बड़े सार्वजनिक मुद्दों को उठाना, लास्ट पॉइंट लिखेंगे महत्व में, शासन के उत्तरदायित्व, शासन के उत्तरदायित्व व पारदर्शिता को सुनिश्चित करना, शासन के उत्तरदायित्व व पारदर्शिता को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका। सब में थोड़ा सा शब्दों का हेरफेर करते हुए लिखेंगे कि इस महत्व लिख रहे हैं तो इनकी भूमिका लिखेंगे, महत्वपूर्ण योगदान है, ऐसे शब्द हमें उसमें जोड़ना पड़ेगा। अब आलोचना क्या है, कमियां क्या है? अब अभी तक जो पढ़ा उससे तो ऐसा लग रहा था कि भाई किसी के मन में विचार आ भी गया होगा, चलो अब हम PIL दर्ज कर लेते हैं, है ना? ऐसा विचार आना स्वाभाविक सी बात है। भाई ये अन्याय हो रहा, वो अन्याय हो रहा, वहाँ झोपड़पट्टी है, वहाँ तो 12 महीने लाइट नहीं रहती, पीने का पानी नहीं मिलता, पूरा शहर का गंदा पानी वही इकट्ठा होता है। तो भाई और उन लोगों को पता नहीं है इस बारे में, तो चलो मैं एक PIL कर लेता हूँ, ऐसा अपने मन में विचार आ सकता है। लेकिन होता क्या है, हकीकत में एक उसका डार्क साइड भी है, तो उसको भी देखेंगे। तो आलोचना में लिखेंगे, PIL के दुरुपयोग की शिकायतें मिल रही, शिकायतें मिल रही है। अब दुरुपयोग कैसा कि कई डैम बन रहा था, ढेर सारे किसानों की जमीन जा रही थी, किसी के 1 एकड़, किसी को 2 एकड़, किसी की 3 एकड़, ऐसे जमीन जा रही थी। अब एक किसान था, उसकी 70 एकड़ जमीन जा रही थी उसमें। अब वो अकेला तो कर नहीं सकता, नहीं तो वो बांध के जाता। तो उसने क्या किया, 10-15 और छोटे मोटे किसानों को एकत्रित किया और उनके नाम से जनहित याचिका डलवा दी। जबकि हित किसका है, स्वयं का, और नाम क्या दिया उसने, जनहित याचिका। ऐसा हो जाता है इसमें, तो दुरुपयोग हो जाता है, मतलब अपना उल्लू साधने के लिए। अब कहीं जैसे झुग्गी झोपड़पट्टी है, इससे ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा बोल के
हो सकता है उसके बगल में उसकी 4000 स्क्वायर फीट अच्छी जमीन हो, अब झुग्गी झोपड़ी हट जाएगी वहां से, वो वहां पे बढ़िया मल्टी बना के अच्छी कीमतों में बेचना उसका उद्देश्य हो सकता है। तो इस तरीके से मतलब दुरुपयोग की शिकायत आती है, दुरुपयोग भी हो जाता है। अगला, न्यायपालिका में कार्यों की अधिकता। न्यायपालिका में कार्यों की अधिकता। अब न्यायालय के पास में कितने प्रकरण हैं? निराकरण तो उनका हो नहीं रहा, और यदि ये शॉर्टकट में और पहुंच जाए लोग बात, तो बोलेंगे साला हमारा काम तो हमसे नहीं हो रहा, तुम्हारा कहां से कर। ये दिक्कत भी हो सकती है ना, भाई इतनी सारी जनहित याचिकाएं आ जाती है, न्यायपालिका के अपने स्वयं के कार्य है, तो अतिरिक्त बोझ बढ़ जाता है उनके ऊपर। व्यक्तिगत मामले भी, तीसरा, व्यक्तिगत मामले भी जनहित याचिका के तहत न्यायालय में जाने लगे, जिससे न्यायालय का कार्य प्रभावित हो रहा है। न्यायालय का कार्य प्रभावित हो रहा है। अगला लिखेंगे, पीआईएल से सरकार के तीनों अंग, तीनों अंग कौन कौन से आपको पता है, अब अलग से मत लिखना। तीनों अंगों में अनावश्यक तनाव व विवाद की स्थिति, अनावश्यक तनाव व विवाद की स्थिति। लास्ट पॉइंट लिखेंगे, पीआईएल से लंबित मुकदमों की संख्या में वृद्धि। पीआईएल से लंबित मुकदमों की संख्या में वृद्धि। क्लियर हो गया एकदम? आज के लिए इतना ही। कल इससे संबंधित एक अवधारणा हम पढ़ेंगे, न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन। और कल की क्लास बड़ी महत्वपूर्ण है, हम आर्टिकल 243 पढ़ेंगे कल की क्लास में, ठीक है। पंचायती राज व नगरीय निकाय से संबंधित है। ये बड़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, तो कल सब लोग समय पर अटेंड करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।